हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आप लोगों के लिए क्लास 12th के लिए हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें करना स्टार्ट कर दी हैं। क्योंकि आपके पेपर अब बहुत पास हैं, तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है फालतू की बातों से सोचने के लिए। केवल एक ही काम है कि आप अच्छे से मेहनत करें। बच्चों, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। हम ये अपने कंप्लीट प्रैक्टिस के सेशन के साथ आपके सामने प्रेजेंस हुए हैं। अच्छे से आप सारी बातों को फील करने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है, इसमें जो चैप्टर हमने लिया है ये है चैप्टर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। पूरा कंप्लीट डिस्कशन हम इसमें करने वाले हैं प्यारे बच्चों। इसमें हम आपको पढ़ाएंगे कि भाई फोटोन क्या होता है। हम आपको इसमें बताएंगे प्यारे बच्चों कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। हम इसमें आपको समझाएंगे प्यारे बच्चों इसके बाद कि भाई मैटर वेव क्या होती है। ये सारी बातें हम इस वाले चैप्टर में आपके सामने करने वाले हैं, जो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स, लास्ट तक हमारी सारी चीज़ों को अच्छे से फील करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर एक बात इम्पोर्टेंट है। ओके बच्चों, तो लेट वी स्टार्ट। अपन सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बहुत बच्चों यहाँ पर कि व्हाट इज फोटोन। फोटोन से अपनी कहानी स्टार्ट कर रहे हैं कि सर फोटोन क्या है। तो देखो, पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो। लाइट के नेचर के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारी बातें हमें सिखाई हैं। सबसे पहले बाबा न्यूटन ने कहा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है वेरी स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में, जिनको हम कोरपस्कल्स बोलते हैं, और उस थ्योरी को कोरपस्क्यूलर थ्योरी बोलते हैं। उसके बाद बाबा हाइगेंस ने कहा कि नहीं, लाइट तो वेव है। फिर उसके बाद मैक्सवेल ने कहा कि लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ट्रेवल करती है, एनर्जी कैरी करती है प्यारे बच्चों। उसके बाद बाबा मैक्स प्लैंक की जो क्वांटम थ्योरी है वो कहती है कि नहीं, लाइट जो है वो एनर्जी का पैकेट है, एनर्जी का बंडल है, एनर्जी की ड्रॉप है। जैसे बारिश की ड्रॉप होती है ना, हमारे हाथ पर गिरे तो बारिश, वहाँ से ड्रॉप फिनिश, फिर तो पानी मिलता है। वैसे ही जो लाइट की ड्रॉप है, लाइट की पैकेट है, उसको हमने बोला है फोटोन या क्वांटा। इसके दो नाम हैं सर, फोटोन बोल सकते हैं हम इसको, क्वांटा बोल सकते हैं। दोनों ही बातें आप ध्यान से समझ सकते हैं। क्लियर? तो फोटोन यानी क्वांटा के बारे में कितनी बातें हैं, सारी बातें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं पॉइंट नंबर ए के अकॉर्डिंग। सबसे पहले मैं आपको यही वाली बात समझाऊंगा कि अकॉर्डिंग टू quantum theory, according to quantum theory, light travels in the form of very small, sorry, in the form of packets of energy, which called a photon और क्वांटा। ठीक है बच्चों, उसको हम फोटोन बोलते हैं या क्वांटा बोलते हैं। ये एनर्जी का पैकेट है, इसके बारे में अपन को ध्यान रखना है। दूसरी बात, द रेस्ट मास ऑफ अ फोटोन इज जीरो while its energy E इज इक्व टू, बेटे एनर्जी क्या होती है? अगर पार्टिकल नेचर की बात करें तो बाबा आइंस्टाइन ने बोला है E इज टू एम सी स्क्वायर, इसकी एनर्जी हो गई। और अगर हम बात करें वेव नेचर से तो एच न्यू
या एच सी अपॉन लेमडा। प्यारे बच्चों, यहां पर न्यू का मतलब ये है फ्रीक्वेंसी और लेमडा है वेवलेंथ। सी स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है। अगर हम इसके बाद बात करते हैं नंबर सी, तो मास ऑफ फोटोन, रेस्ट मास तो जीरो है, जब फोटोन रेस्ट में होगा तब तो कोई मास ही नहीं होगा। लेकिन अगर फोटोन जब मोशन में होता है तो एनर्जी की वजह से उसका मास एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और मास क्या होगा, इस वाले फॉर्मूले से देखो कितना सिंपल है। एम इजकस टू क्या हो गया यहाँ पर ई अपॉन सी स्क्वायर। अब एनर्जी का फॉर्मूला तो ये भी है एच न्यू, तो आप एनर्जी की जगह इसको पुट कर दोगे तो एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर। एनर्जी का फॉर्मूला तो एच सी अपॉन लेमडा भी एक सी कर जाएगा, तो एच अपॉन सी लेमडा। तो ये सब जो फॉर्मूलाज हैं, ये सब मास ऑफ फोटोन जब मोशन में होता है तब हम उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। क्लियर है? जब रेस्ट में होगा मास फोटोन तो उसका रेस्ट मास क्या हो जाएगा, फोटोन का जीरो हो जाएगा। एनर्जी का फॉर्मूला हो गया E = mc²। एच यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, प्लैंक कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है प्यारे बच्चों 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ये इसकी वैल्यू होती है प्लैंक कांस्टेंट की। ओके बच्चों, तो ये वाली बात आप ध्यान रख सकते हैं अच्छे से, बेहतरीन बातें हैं ये सारी, आप अच्छे से फील करते रहें सारी बातों को। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे अपन यहाँ पर अब आपके सामने। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है बेटा पॉइंट नंबर डी इसी का फोटोन वाले का। मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब देखो मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। मोमेंटम को कैसे फील किया जाएगा, आप जानते हो एनर्जी क्या होती है फोटोन की, mc²। ठीक है, अब अगर इसमें से इस 2 को, मतलब ये mc/c है ना जी सर, इस c को नीचे ले आओ तो E अपॉन सी क्या हो गया, m/c। व्हाट इज m? m तो मास है, c तो स्पीड है, तो मास इंटू स्पीड क्या होता है, मोमेंटम। मतलब मोमेंटम का फॉर्मूला बन गया एनर्जी अपॉन सी, स्पीड ऑफ लाइट। अब यहीं पर एनर्जी का एक और फॉर्मूला है क्या, एच न्यू। तो फिर हम एनर्जी की जगह लिख देंगे एच न्यू अपॉन सी। एनर्जी का सर एक और फॉर्मूला है एच सी अपॉन लेमडा, तो हम इसकी जगह सी से सी कट जाएगा, हम लिख देंगे एच अपॉन लेमडा। तो प्यारे बच्चों, ये फोटोन के 3 फॉर्मूले न्यूमेरिकल्स बनते हैं। कोई कहे सर क्यों कर रहे हैं इनको, समझे कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये सारी। तो ये सीधे सीधे आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन भी आ सकता है, आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आप दोनों तरीके से ध्यान रखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट बेहतरीन सा बात है ये, जो हम आपके सामने यहाँ पर फील करा रहे हैं आपको। क्लियर बच्चों? तो ध्यान रखिएगा, अच्छी बातें हैं यहाँ से। ये हो गया पॉइंट नंबर ई। अब जैसे मान लो आपसे न ऐसा हो सकता है, इंटेंसिटी की बात कर सकता है, इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, छी पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम। अब इसको हम एनर्जी को क्या लिख सकते हैं सर, एनर्जी को लिख सकते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसे हम लिख सकते हैं। यहां से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। इंटेंसिटी में एक और बात है, जैसे मान लो कि अगर कोई हमारे पास
पॉइंट सोर्स है, लाइट का पॉइंट सोर्स है, तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो उसकी कंडीशन में इंटेंसिटी डिपेंड करती है 1/r²। आर डिस्टेंस है बेटा उससे ना। और अगर हम बात करते हैं लीनियर सोर्स में, तो लीनियर सोर्स में इंटेंसिटी डिपेंड करती है I प्रोपोर्शनल 1/r। आप ऐसे समझो, जैसे मान लो कोई पॉइंट सोर्स है ऐसे स्पेरिकल टाइप से, और आप ये बोला जाए कि भैया इससे r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी I है। अगर डिस्टेंस को हमने डबल कर दिया है, 2r कर दिया है, तो बताओ इंटेंसिटी क्या हो जाएगी। तो I प्रपोजनल 1/r² है, r का r डबल किया है तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इंटेंसिटी I/4 हो जाएगी। क्या बात क्लियर हो रही है। और बेटा अगर जैसे मान लो ऐसे आए कि सर एक हमारे पास ये लीनियर सोर्स है और इससे r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी I है, अगर आपने डिस्टेंस को 2r कर दिया है तो बताओ अब इंटेंसिटी क्या हो जाएगी। तो अब इंटेंसिटी I/2 हो जाएगी, यहाँ इंटेंसिटी जस्ट हाफ हो जाएगी। तो और अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं मेंशन किया है तो भाई आप इस बात को मानिए कि वहाँ पर किस तरीके से हम बात कर सकते हैं। क्लियर है। क्या बात क्लियर हो गई सबको। ध्यान से समझिए, बात को अच्छे से फील कीजिए। ओके बेटा, तो फोटोन के बारे में सारी बातें आप अच्छे से ध्यान से समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पास बन जाते हैं। इसके बाद हम आगे की बातें आपको सिखाएंगे और फील कराएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है प्यारे बच्चों इसके बाद, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है सर, ध्यान से समझो। बाबा हर्ट्स और लेनार्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि जैसे ये हमने एक प्लेट ले ली और ये प्लेट है हमारे पास कैथोड, जिस पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, और ये एनोड है जिसके पास अब ये पॉजिटिव ज़्यादा है। क्लियर हो गई बात है। अब बात है क्या होती है, उस बात को समझने की कोशिश करो कि इस पर हमारे पास फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं, इस पर हमारे पास फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं। फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देता है और इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेकर वहां से निकल जाता है और वो वहां से एनोड के पास पहुंच जाता है, प्लस के पास पहुंच जाता है प्यारे बच्चों, और फिर सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है प्लस से माइनस की तरफ, जिसको हम यहाँ एक बैटरी में स्टोर कर लेते हैं। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है सर। ये मेटल सरफेस है, जब इस पर फोटोन गिरेगा तो फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा। मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो अपनी एनर्जी उस फ्री इलेक्ट्रॉन को दे देता है। उस एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन वहां से निकल जाता है और इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब इलेक्ट्रॉन मोशन करता है मतलब करंट फ्लो होती है, और फ्लो होने वाली करंट को बोलते हैं प्यारे बच्चों फोटो करंट। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और फ्लो होने वाली करंट को बोलते हैं इसमें फोटो करंट। समझ पा रहे हैं। तो इसी बात को हम लिखने जा रहे हैं इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। व्हेन अ फोटोन ऑफ sufficient energy incident on a metal surface
then free electron of metal absorbed that energy of photon and emit out from metal. ओके, तो एक फोटोन जो है, जो इसकी सफिशिएंट एक एनर्जी है जिससे वो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन करा सकता है, और वो उस एनर्जी को गेन करके, एब्जॉर्ब करके, अब वो उस एनर्जी के साथ जब मेटल पर इंसिडेंस होता है, तो मेटल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंस हैं वो उस एनर्जी को गेन करता है और वहाँ से निकल जाता है। उसके निकलने के प्रोसेस को और उसकी वजह से करंट फ्लो होने के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉमन सेंस है भैया, कि जब भी कोई फोटोन किसी भी सफिशिएंट एनर्जी का उस पर ड्रॉप होता है, गिरता है, तो इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी को पाकर वहाँ से निकल जाता है और उसकी वजह से वो फिर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। इसी प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो यहाँ हो गया। अब बेटा यहाँ कुछ और बातें हैं कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से कोलिजन कर सकता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो फोटोन मिलकर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक फोटोन एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाए। एक इलेक्ट्रॉन एक ही फोटोन को निकाल सॉरी एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। यानी ये जो प्रोसेस है वो एक कॉलिजन है, किस किस के बीच में? वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन के बीच में। ठीक है बच्चों, तो ये वाली बातें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अपन को ध्यान रखनी है। समझ पा रहे हैं? अब आगे की बात समझते हैं कि भाई जैसे मेटल है, तो मेटल भी चुप थोड़ी ना बैठी है। मेटल ने भी तो इलेक्ट्रॉन को किसी एनर्जी से बाउंड कर रखा है। यानी अगर आपको मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो एक सफिशिएंट एनर्जी का फोटोन चाहिए ही चाहिए, और उस मिनिमम सफिशिएंट एनर्जी को बोलते हैं मेटल का वर्क फंक्शन। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लाइन से हम लिखने जा रहे हैं स्टार लगाकर इसी बात को, कि द मिनिमम एनर्जी required to emit the electron from metal is called work function of metal। और उसको हम मेटल का क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वर्क फंक्शन कहते हैं। क्लियर हो गई बात बेटे? ये अब ये तो हमने वर्क फंक्शन का पैरामीटर बना लिया एनर्जी का। फ्रीक्वेंसी का भी बन जाएगा कि भाई जैसे भाई एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है ना, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं द मिनिमम द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन required to emit electron from
metal is called, और प्यारे बच्चों उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, न्यू नॉट। अगर इससे कम फ्रीक्वेंसी अगर फोटोन की रही तो वो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा, और इससे कम अगर एनर्जी रही तो भी वो इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा। अब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो वेवलेंथ में मैक्सिमम लिखेंगे, यानी हम लिख सकते हैं द मैक्सिमम वेवलेंथ of photon required to emit the electron is called threshold wavelength, और उसके लिए उसको बोलते हैं प्यारे बच्चों थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये तीन बातें हैं जो अपन को ध्यान रखनी है, सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। मतलब आप ये ध्यान रखो कि फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या क्या होना चाहिए। पहली बात ये कि जो फोटोन है उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात, फोटोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। और तीसरी बात, फोटोन की वेवलेंथ जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से क्या होनी चाहिए, कम। अगर ये तीनों बातें वैलिड होंगी तभी इलेक्ट्रॉन्स वहां से इमिट हो सकता है, और तीनों एक दूसरे पर रिलेट भी करेंगे भाई। जब एक वैलिड हो जाएगा तो तीनों ही वैलिड हो जाएंगी। भाई आप बताओ वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी, और ये क्या है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट। अरे भाई ये एनर्जी तो है मिनिमम और वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, और ई इक्वल्स टू एच न्यू वाला फॉर्मूला जो है तो हम इससे बना सकते हैं। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच सी अपॉन लेमडा नॉट। तो देखो वर्क फंक्शन के भी हमने तीन फॉर्मूले बना लिए एनर्जी के अकॉर्डिंग। जैसे एनर्जी होती है ई इक्वल्स टू एच न्यू एच सी अपॉन लेमडा। अब वर्क फंक्शन भी एक मिनिमम एनर्जी है तो ये भी एनर्जी की फॉर्म में बना लिया, वो भी एनर्जी की फॉर्म बना लिया। मान लो आपको क्वेश्चन में अगर इनमें से कोई एक पूछा है कोई दूसरा बताना है तो हम आराम से बता सकते हैं। वैल्यू हमारे पास है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता ही है 6 इंटू 6.6 10⁻34। सी की वैल्यू हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकंड। बस हो गया। किसी भी क्वेश्चन को हम यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इन बातों को ध्यान रखेंगे तो हमसे कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा सर। क्लियर है? आप ध्यान से समझ लीजिए इस बात को भी, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं आपको लेके और दूसरी बात सिखाते हैं, बहुत ही प्यारी बात है प्यारे बच्चों। इसके बाद की कहानी क्या है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी मिलेगी, अब ध्यान से सुनना, मान लो किसी मेटल का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है हमारे पास 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तब तो इलेक्ट्रॉनिक इमिशन होगा ही नहीं, फिर तो इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेगा ही नहीं, फिर तो कोई बात है ही नहीं। क्लियर?
लेकिन अगर मान लो यहाँ पर एनर्जी जो है उसकी वो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुई, और मेटल को कितना चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 2 तो मेटल खा गई और इसके पास 3 था, तो फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बचेगा। और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ जाएगा, ये उसी इलेक्ट्रॉन की क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। सर मैं मैक्सिमम क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मिनिमम तो किसी की भी 0 हो ही सकती है, ठीक है। क्योंकि बेटा आप समझ पा रहे होगे कि सारे फोटोन की एनर्जी सेम नहीं होती, क्योंकि फोटोन कौन है, लाइट रेडिएशन, और लाइट रेडिएशन के अलग अलग कलर होते हैं, अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे। तो इन सभी की वेवलेंथ भी डिफरेंट होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी भी डिफरेंट होती हैं प्यारे बच्चों। दैट्स वाई जो इंसिडेंट फोटोन हैं उन सब की एनर्जी भी अलग अलग होती है। यही कारण है बेटा कि ओनली 0.1% फोटोन ही ऐसे कैपेबल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से, मेटल सरफेस से बाहर निकाल पाते हैं, ओनली 0.1%। बाकी 99.9% फोटोन्स की एनर्जी इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सकें। समझ पा रहे हैं आप लोग मेरी बातों को? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो कहने का सेंस ये है कि जो एनर्जी फोटोन की है वो पूरी एनर्जी किसको मिल जाएगी, इलेक्ट्रॉन को। उसमें से कुछ एनर्जी को तो कौन खा जाएगी, मेटल खा जाएगी, जिसको उसका वर्क फंक्शन कहते हैं, और बची हुई एनर्जी उसी इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, वो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में हो जाएगी। समझ पा रहे हैं बेटा? तो हम इसी बात को अब लिखने जा रहे हैं आपके सामने, ध्यान से समझिएगा। हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज, बताइए फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी है और उसमें से कौन खा गया कुछ एनर्जी को, वर्क फंक्शन खा गया, फाई। इसी को हम बच्चों ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एनर्जी को फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में एच न्यू लिख लें, वर्क फंक्शन को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की फॉर्म में एच न्यू नॉट लिख लें। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेवलेंथ की फॉर्म में भी, एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट। ये थ्रेशोल्ड वैल्यू हो गई जो हमने अभी पढ़ा है। क्लियर है बच्चों? तो ये सारी बातें हम यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? सबको बातें क्लियर हो पा रही हैं प्यारे बच्चों? किस टाइप की बातें हम यहाँ पर कर सकते हैं वो मैंने आपको सब बता दिया है कि कैसी कैसी बातें अपन यहाँ पर कर सकते हैं। हाँ जी, अब आते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। इसका ना एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गया है, उसको हम पढ़ते हैं, और सर वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसके बाद फिर इसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो जाएगा, फिर हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं कट ऑफ वोल्टेज, बात वही है, कट ऑफ वोल्टेज। ठीक है प्यारे बच्चों, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कट ऑफ वोल्टेज हम इसको बोल लेते हैं, ताकि यहाँ से बातें हमारे पास बन जाती हैं। क्लियर? चलो इसके बारे में समझते हैं, क्या सीन है इसका। बहुत ही प्यारा सीन है, इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो बेटा, जैसे मान लो अभी मैं फिर से आपके लिए एक वो बनाता हूँ अरेंजमेंट, ये बनाया मैंने, यहाँ पर मैंने आपके लिए ये एनोड बना दिया पॉजिटिव वाला, सॉरी कैथोड बनाऊंगा पहले यहाँ पर, कैथोड नेगेटिव वाला, और ये एनोड हो गया पॉजिटिव वाला। सही है, ये एनोड हो गया।
अब क्या है कि लाइट रे इस पर इंसिडेंट हो रही है, फोटोन इस पर इंसिडेंट होते हैं, और फोटोन इंसिडेंट होने से इलेक्ट्रॉन यहां से चलते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। माइनस से किसके पास पहुंच जाते हैं? प्लस के पास। अब बहुत ध्यान से सुनो बेटे, जैसा कि आपको पता है कि सभी फोटोन की जो इंसिडेंट फोटोन है, उन सब की जो एनर्जी है वो सेम नहीं है। समझ पा रहे हैं? अभी फील कराया हमने। तो जब आने वाले फोटोन की एनर्जी सेम नहीं है, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी भी सेम नहीं होगी। भाई किसी को बड़ा फोटोन, ज़्यादा एनर्जी का फोटोन मिल गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। किसी को कम एनर्जी का फोटोन मिला तो उसकी एनर्जी कम होगी। तो होता क्या है कि जब इन सभी निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं है प्यारे बच्चों, तो ये सब धीरे धीरे से वहां पर पहुंचते हैं, किसके पास? एनोड के पास। इसकी वजह से फोटो करंट फ्लो तो होती है, लेकिन बहुत कम वैल्यू होती है फोटो करंट की। समझ पा रहे हैं बेटे? तो ध्यान से समझिए, मैं यहाँ पर आपके लिए फोटो भी बनाऊंगा, आपको समझाऊंगा सारी बातें। यहां मैंने लिख लिया है पोटेंशियल, ग्राफ बना रहा हूं एट एनोड, और यहां मैं ले रहा हूं क्या? यहां आपके लिए ले रहा हूं मैं प्यारे बच्चों, क्या ले लूंगा यहां पर? पोटेंशियल एट एनोड हो गया, यहां फोटो करंट। ठीक है बेटे, ये हो गया पोटेंशियल। अब मैंने बताया ना कि स्टार्टिंग में करंट तो फ्लो होती है, को क्लियर। अब पता है क्या होगा बेटा, कि एनोड का पोटेंशियल हम इंक्रीज करेंगे पॉजिटिव वे में, हम पोटेंशियल एनोड का इंक्रीज करेंगे। जब हम इसका पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो वो पोटेंशियल इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट कर देगा, और जब इलेक्ट्रॉन को ये खींचना स्टार्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन का मोशन फास्ट हो जाएगा, तो फिर रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज यानी करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। जैसे जैसे हम पोटेंशियल इंक्रीज करते जाएंगे, करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी प्यारे बच्चों, और एक जगह जाकर वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। सर ये वैल्यू कांस्टेंट क्यों हो जाएगी? क्योंकि भाई जो पोटेंशियल आप वहां इंक्रीज कर रहे हो वो कोई इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस थोड़ी ना कर रहा है। पहले क्या था कि धीरे धीरे से इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच रहे थे, अब इसने जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तुरंत वो उधर खींच ले रहा है, जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तुरंत वो उधर उनको खींच ले रहा है। अब एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, मान लो ऐसे समझो तुम कि यहां से शुरुआत में इधर से निकल रहे थे पर सेकंड 100 इलेक्ट्रॉन, और उधर पहुंच रहे थे 10, क्योंकि सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग थी। तो अब हुआ क्या कि हमने उधर का वोल्टेज बढ़ा दिया, और प्यारे बच्चों अब हमने उधर साइड का वोल्टेज जो था प्यारे बच्चों वो बढ़ा दिया था। वोल्टेज बढ़ने से वहां इलेक्ट्रॉन जल्दी पहुंचने लग गए। हमने थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाया, मान लो 15 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड पहुंचने लग गए, फिर और बढ़ाया 20 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पहुंचने लग गए, और बढ़ाया 30 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड पहुंचने लग गए। एक ऐसा टाइम आएगा कि उसके बाद इधर से 100 निकल रहे हैं ना तुरंत मेटल से, 100 के 100 एक बार में वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद करंट की वैल्यू वही मैक्सिमम हो जाएगी, फिर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मेटल को निकाल तो ना रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स, वो केवल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से वहां पर स्पीड में पहुंचा रहा है। इसलिए मैंने ग्राफ वो इस तरीके से बनाया था जो कांस्टेंट दिखा रहा था आपको। उस कांस्टेंट ग्राफ को, जहां पर करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई है, उसको बोलते हैं हम सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं। उसकी वैल्यू जो है वो वहां पर आपके लिए कांस्टेंट हो जाती है। तो आपने क्या सीखा कि सर अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे
तो वोल्टेज बढ़ाने से क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाने से एनोड पर पोटेंशियल इंक्रीज करने से करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी और एक जगह जाकर करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी और उस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन करंट बोलेंगे। कांस्टेंट वर्ड से आया है सैचुरेशन वर्ड। क्या बात क्लियर हो रही है प्यारे बच्चों? तो क्या बोलेंगे उसको, सैचुरेशन करंट बोलेंगे। हाँ जी भैया, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई थी और उस करंट को हम क्या बोल रहे थे, सैचुरेशन करंट बोल रहे थे, जहां पर इसकी वैल्यू क्या हुई थी बेटा, कांस्टेंट हुई थी। ये तो भैया जी इंक्रीज होने वाली बात हो गई। अब आगे पढ़ो। अब जैसे हमने करंट मैक्सिमम कर लिया, सारी बातें कर ली, ठीक है। अब भाई हमने ये करंट को फ्लो कराना सीख लिया है तो उसको बंद करना भी तो आना चाहिए। भाई किसी चीज को हमने बना लिया है तो उसको ऑफ करना भी तो आना चाहिए ना, अपन को ऑन करना सीख लिया है तो हम क्या करेंगे कि इसका करंट की वैल्यू जीरो करना चाहेंगे। हमने पोटेंशियल जीरो कर दिया, फिर भी करंट की वैल्यू जीरो नहीं हुई, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन तो फिर भी पहुंच जाएंगे ना बेटा। तो फिर हम क्या करेंगे कि उसकी पोटेंशियल को नेगेटिव करना शुरू कर देंगे। जब पोटेंशियल वहां पर पहले पॉजिटिव किया था तो देखो बढ़ा था, भाई इधर साइड में पॉजिटिव ही तो रहेगा यार, ये प्लस एक्सिस होती है ना, वो माइनस होती है, तो इधर ले गए हम, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाते गए, करंट बढ़ता गया और एक जगह जाके करंट कांस्टेंट हो गया। उसके बाद फिर अब हम नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्सन होगा, करंट की वैल्यू कम होगी, इलेक्ट्रॉन रुकना शुरू कर देंगे और एक ऐसा पोटेंशियल आ जाएगा सर जहां पर, ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल आ जाएगा सर जहां पर हर एक इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, और जब वो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है तो फिर फ्लो होने वाली करंट जीरो हो जाएगी और उस नेगेटिव पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ वोल्टेज। तो फिर से ध्यान दो, पोटेंशियल जीरो है, करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन करंट धीरे धीरे फ्लो हो रहा है। फिर हम पोटेंशियल पॉजिटिव में बढ़ाते जा रहे हैं तो करंट की वैल्यू हमारी क्या हो रही है प्यारे बच्चों, इंक्रीज हो रही है। और एक ऐसी वैल्यू आती है उसके बाद वैल्यू उसकी डिक्रीज ही हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है उसकी वैल्यू, आप ध्यान रखिएगा इस बात को। और उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, मैंने आपको अभी समझाया है इस बात को कि उसके बाद वहाँ पर अगर हम उसको नेगेटिव में इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल कम होता जा रहा है और एक पॉइंट पर जाकर पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में माइनस वी नॉट हो गई, वहीं पर वो रुक जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखेंगे। अब इसी बात को हम लिखेंगे, एज वी इंक्रीज the value of positive potential at anode value of current also increases up to a maximum value. That is called saturation current. और बेटा उसके बाद करंट की वैल्यू कैसी हो जाती है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट हो जाती है, फिर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ये तो पहली बात हो गई, ठीक है।
आप सब लोग इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा इसका। अभी हम फिर इसके बाद दूसरी बात करेंगे। पॉजिटिव वैल्यू हमने बढ़ाते गए, देखो करंट बढ़ता गया और एक जगह जाकर करंट कांस्टेंट हो गया, उसी को हम सैचुरेशन करंट बोल देते हैं। अब हम नेगेटिव की तरफ चलेंगे, करंट की वैल्यू को कम करना चाहेंगे, तो कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे और एक ऐसा पोटेंशियल आ जाएगा जहां पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी रुक जाएगा और फोटो करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी सर्किट को वो ऑफ कर देगा। इसीलिए उसको हम कट ऑफ वोल्टेज भी बोल देते हैं, स्टॉपिंग वोल्टेज भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम इसी बात को लिखने जा रहे हैं, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम लिख रहे हैं एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल at anode, value of photo current decreases up to 0 तक कम हो जाती है। अब लिख रहे हैं नेक्स्ट लाइन से, देन द नेगेटिव पोटेंशियल which can stop the electron which has maximum kinetic energy and make 0 value of photo current is called stopping potential। और उसको हम प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। क्या बात समझ पा रहे हैं आप लोग? तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मामला कुछ इस तरीके से रहता है। क्यों भाई? ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या सब लोग इस बात को समझ पा रहे हैं जो मैंने आपको समझाया? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं और ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को भी रुक सकता है। तो हम यहाँ ये वाली बात जरूर बोलेंगे कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ई वी नॉट। ये वी नॉट क्या है प्यारे बच्चों? स्टॉपिंग पोटेंशियल है और ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अरे यार, किसी इलेक्ट्रॉन को वी नॉट पोटेंशियल दे देते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? ई वी नॉट ही तो हो जाएगी ना। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल करना है उसको। नेगेटिव का साइन इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव पोटेंशियल है। क्या बात क्लियर है? इसलिए माइनस का साइन हमने यहाँ पर लगाया है। अरे बात सबको समझ पा रहे हैं क्या? सब लोग फील कर पा रहे हैं इन सारी बातों को? बहुत ही बेहतरीन बातें हमारे पास यहाँ पर हो रही थी। क्लियर? तो इन सारी बातों को आप अच्छे से समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, ताकि यहाँ से बनने वाला क्वेश्चन आपसे बन जाए। अब कुछ बातें मेरी बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। पहली बात तो ये है कि भैया कि जो
इंटेंसिटी है फोटोन की, इंटेंसिटी है रेडिएशन की, इंटेंसिटी है लाइट की, उसमें चेंज करने से किस पर इफेक्ट पड़ेगा? तो सुनो, इंटेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फोटोन्स, नंबर ऑफ लाइट रे। हमने ये वाली बात आपको बताई है कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, चाहे वो निकाल पाए चाहे नहीं निकाल पाए। तो जितने ज्यादा फोटोन गिरेंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उतना ही ज्यादा चार्ज फ्लो होगा, और जितना ज्यादा चार्ज फ्लो होगा उतना ही करंट ज्यादा फ्लो होगा। यानी मैं सिंपल सी बात कह सकता हूं कि वैल्यू ऑफ फोटो करंट जो है वो किस पर डिपेंड करती है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इस पर डिपेंड करती है। क्लियर है बात बच्चों? ध्यान से समझने की जरूरत है इस बात को। मान लो आपके लिए एक क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन ये आए कि मेक अ ग्राफ बिटवीन फोटो करंट एंड इंटेंसिटी। तो इस बात को तुम ऐसे चैन से समझो। मैं पहले बना दूंगा यहां पर आपके लिए, ऐसे करके फोटो बना दूंगा। यहां लिख दूंगा मैं इंटेंसिटी और यहां लिख दूंगा मैं फोटो करंट। देखो बेटा, सबसे पहली बात समझना ध्यान से कि अगर मोर इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी कौन होती है? नंबर ऑफ फोटोन्स पर डिपेंड करती है। तो अगर इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो मोर फोटोन्स इंसिडेंट होंगे, और मोर फोटोन्स इंसिडेंट होंगे तो मोर इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, मोर इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे तो मोर चार्ज फ्लो होगा। भाई जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मोशन करेंगे उतने ही ज्यादा चार्ज फ्लो होगा ना, और जितने ज्यादा चार्ज फ्लो होंगे तो मोर ही करंट होगा। तो आप ये समझ लीजिए, सीधी सीधी बात, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो, सीधी बात, नो बकवास, कि सर फोटो करंट की जो वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस पर? इंटेंसिटी पर। यानी इनमें फोटो बनेगा ऐसे। और एक और इंपॉर्टेंट बात इसी के साथ हम लिख सकते हैं, हाँ भाई, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, तो चाहे फोटोन की एनर्जी कुछ भी हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप इस बात को भी लिख सकते हैं यहीं पर कि भाई फोटो करंट डज नॉट डिपेंड ऑन एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट या फोटोन। एनर्जी वगैरह फोटोन की कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई चाहे एक कितने भी वो हों, वहां पर तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करेगा, क्योंकि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, चाहे उसकी एनर्जी कुछ भी हो, एक से ज़्यादा निकाल नहीं पाएगा। और जब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को चेंज नहीं कर पाएगा तो करंट को कैसे चेंज कर सकता है? समझ पा रहे हैं? तो ध्यान रखें, फोटो करंट ओनली इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, वो फ्रीक्वेंसी, एनर्जी या वेवलेंथ फोटोन की जो है उस पर डिपेंड नहीं करती है।
क्लियर है? अब दूसरा बात करते हैं एक और। दूसरी बात हम नोट में ऐसे डाल लेते हैं आपके लिए, चाहे क्वेश्चन ही बना के लिखवा देते हैं ऐसे ही। तो हम लिखवा रहे हैं मेक अ ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इन पर बात बनाते हैं। तो ध्यान से समझिए बेटे कि अगर हम इनमें ग्राफ बनाएंगे तो हमें यहां लिखना तो पड़ेगा। यहां हमने लिख लिया फ्रीक्वेंसी को, और यहां हमने लिख लिया बेटे क्या, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब भाई सिंपल सी बात है कि ग्राफ बनाओगे तो पहले सबसे पहले आपको उनका रिलेशन बनाना पड़ेगा। बड़ा आसान है। आप जानते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जो भी फोटोन की एनर्जी होती है ई, उसमें से मेटल खा जाती है वर्क फंक्शन। यानी आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मैक्स अगर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखेंगे तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ऐसे लिख सकते हैं इसको। क्लियर बात हो गई? अब ये जो रखा है हमने, इसको रखा है हमने वाई एक्सिस पर, देख लो आप अपने ग्राफ में। और इस न्यू को, फ्रीक्वेंसी को किस पर रखा है आपने? एक्स एक्सिस पर रखा है। तो आप देख रहे हो, ये तो ये वाला इक्वेशन नहीं बन गया, y इज इक्व टू एम एक्स माइनस सी, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन जाएगा। तो यहां से माइनस सी मतलब नेगेटिव इंटरसेप्ट, यहां से शुरू करो ग्राफ को। यहां लिख दोगे आप एच न्यू नोट माइनस वाला, है ना? और बेटे यहां क्या लिखोगे तुम? यहां पर इसको जीरो कर दो, इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ न्यू नोट आ जाएगा। आपको पता है y इजकस टू एम एक्स प्लस सी, तो m की जगह कौन है यहाँ पर? h है। और m जानते हो किसको बोलते हैं? स्लोप को बोलते हैं सर। तो आप लिख सकते हो ना कि स्लोप ऑफ ग्राफ, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है किस किस के बीच में है ये ग्राफ बेटे? ये ग्राफ है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन के बीच में। इन दोनों के बीच में है ये ग्राफ। और ये ग्राफ बेटा किसको रिप्रेजेंट करेगा आपके लिए? प्लैंक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी स्लोप प्लैंक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। आप इस बात को समझ सकते हैं। क्लियर है? तो आप इसको बना लेंगे, कोई दिक्कत बेटा? इस टाइप की बातें बहुत सारी बनती हैं। आप इन सारी बातों को अच्छे से समझें, फील करें और यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने सारी बातें पढ़ ली हैं। अब हम इनके बिहाफ पर न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। एक बार मैं पूरी बातों को फील कराते हुए आपको समझा देता हूँ। एक वन शॉर्ट में मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट, एक शॉर्ट नोट में पूरी कहानी समझा देता हूं अब तक मैंने जो पढ़ाई है इसमें। सबसे पहली बात कि फोटोन की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी एनर्जी होती है भैया E इज इक्व टू एम सी स्क्वायर लगा लो, एच न्यू लगा लो, एच सी अपॉन लेमडा लगा लो, जो भी आपको पेपर में पूछा जाए वो लगाओ। ठीक है प्यारे बच्चों? दूसरा, जब वर्क फंक्शन जो होता है मेटल का, तो वर्क फंक्शन यानी जो मिनिमम एनर्जी है उससे कम एनर्जी हुई तो फोटोन इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल पाएगा। और वो वर्क फंक्शन है अपने पास कितना है भैया? वो है अपने पास एच, यानी ऐसे पहले तो लिख लो पूरा फॉर्मूला, ई माइनस फाइव, अच्छा वर्क फंक्शन निकाला है ना, तो ये निकालो बस एच न्यू नॉट या एच सी अपॉन लेमडा नॉट। यहाँ न्यू नॉट
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। आपको ध्यान रखना है इस बात को। नंबर 3 की बात करते हैं। वर्क फंक्शन के बाद आ जाएगा अपने पास कौन बेटे? तीसरा है, हाँ, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन जो निकलेंगे, तो एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन हो गया, या एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो गया, या एच सी अपॉन लेमडा माइनस एच सी अपॉन लेमडा नॉट हो गया। ये हो गया बेटे। और यही मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है वो ई वी नॉट के इक्वल भी होती है। यहाँ पर वी नॉट जो है वो है सर, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अगर आपसे बोला जाए सर स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे करता है सर। क्या बात क्लियर हो रही है? तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चंस आता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की पूरे कॉन्सेप्ट वाली बातें हमारे सामने यहाँ पर फिनिश हो चुकी हैं। हमने अप्रोक्स 1 आवर में पूरी बातें अच्छे से फील कर ली हैं। अब हम इनके बेहतर पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि हमारी क्लियर चीज़ें हो जाएं बहुत अच्छे से। ये देखो पोटेंशियल के बीच में, और हमने जैसे आपको अभी पढ़ाया है कि करंट के बीच में और पोटेंशियल एट एनोड में, हमने ये ग्राफ बना दिया है आपके लिए जो अभी हम आपको सिखा रहे थे भैया। और ये वी नॉट यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये करंट बढ़ती जाती है और एक जगह जाके कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है भाई, तो आप इन बातों को अच्छे से समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। चलो अब हम आगे आपको क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। कितना प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सब लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन, सर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक के एक्सपेरिमेंट में हमने प्लॉटेड किया है अगेंस्ट फ्रीक्वेंसी। मतलब हमने यहाँ पर एक बात बनाई है। यहाँ तो हमने लिख लिया है फ्रीक्वेंसी को, जिसको हम न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ लिखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल को, जिसको वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपसे क्या बोला है सर? लेट एम इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन सो ऑब्टेन्ड देन द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय। तो देखो कितना प्यारी बात है सर। आप जानते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। सर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? माइनस ई वी नॉट के इक्वल होती है सर। और एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगर मैं इसको इधर ले जाऊंगा बेटा तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? एच अपॉन ई इंटू न्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन वी, सॉरी ई, मतलब ई से मैंने डिवाइड कर दिया। अब अगर आप यहाँ फील करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये भैया किस पर हैं? ये हैं सर वाई एक्सिस पर, और ये भैया किस पर हैं? एक्स एक्सिस पर हैं। आप देख पा रहे हो तो इस फोटो से ये वाली लाइन बन रही है y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी वाली बात है। आप इसमें इसको नहीं देख पा रहे कि ये जो h अपॉन ई है ये क्या है? यहाँ पर x के साथ जो होता है वो होती है स्लोप, और स्लोप दे रखी है m। तो 100 बातों की एक बात आ गई यहाँ पर कि हेयर m इज इक्वल टू है h अपॉन ई। तो फिर E इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन H अपॉन एम हो जाएगा। और इस तरीके से इसका ऑप्शन C फॉर CDS बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन था, आसानी से हमने क्वेश्चन को फील किया है। रिलेशन बनाओ और कोई भी क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको 1% प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आप अच्छे से समझें, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना, फील कर लेना सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटे। दो बीम हैं ए और बी, जिनकी फोटोन एनर्जी 3.3 और ये दे रखी है। आपसे बोला है कि वर्क फंक्शन 2.3 है उनका।
तो रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड ड्यू टू बीम ए टू बीम बी, मतलब उनकी स्पीड की बात पूछी है। देखो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर, है ना। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और वो कितनी होगी बेटे, तो वो होगी एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। आप यहां से बात करो कि दो बीम है ए और बी। अब यहां से आप समझोगे बेटे, तो पहले हम बात करेंगे फॉर बीम ए, तो हाफ एम वी ए का स्क्वायर, मतलब बीम ए के लिए इलेक्ट्रॉन की स्पीड है ये। एनर्जी दे रखी है 3.3 और वर्क फंक्शन दे रखा है 2.3। तो आप यहाँ से ये समझ सकते हैं कि वी ए का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा, या इस पूरा ही लिख लीजिए, हाफ एम वी ए का स्क्वायर जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये हो गई बेटे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। फिर हम बात करेंगे प्यारे बच्चों फॉर बीम बी, दूसरे वाले बीम बी के लिए बात करने वाले हैं बच्चों आपके साथ। तो हाफ एम वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 11.3 माइनस 2.3। तो आप ये बोलो कि हाफ एम वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये हो गया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। सही है। अब कितना आसान क्वेश्चन है सर, हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो बोलो बच्चों क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर 1 में है, देखो हाफ एम से हाफ एम तो कट जाएगा, ऊपर बचेगा वी ए का स्क्वायर, नीचे वी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9। तो स्क्वायर रूट ले लीजिए, वी ए अपॉन वी बी इज इक्वल टू 1/3। तो उनकी मैक्सिमम स्पीड का रेशियो 1:3 हो जाएगा। और इस तरीके की बातें हम आपसे यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर। तो बहुत ही प्यारी प्यारी बातें हम आपके सामने कर पा रहे हैं। पॉज लीजिए और लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला। अच्छा ये तो बेबिलंत वाला आ गया, डी ब्रोगली वाला, ये तो अभी हम आगे करेंगे। ये वाला क्वेश्चन, हाँ जी, पढ़ो क्वेश्चन को, कितना प्यारा क्वेश्चन है। आपसे बोल रखा है कि भाई एक ग्राफ बना रखा है स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में, जो अभी हमने बनाया था। मेटल ए और बी के लिए बना हुआ है, ए और बी मेटल है। आपको बोला है कि किसका वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन हाई होगा, ए का या बी का। कितना आसान क्वेश्चन है यार, आप देख लीजिए इसको। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी में आपसे पूछा है कि किसकी हैज हायर वैल्यू ऑफ वर्क फंक्शन। देखो प्यारे बच्चों, अभी मैंने क्या बोला था कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यानी ई वी नॉट इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है एनर्जी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये है। अब तुम मुझे यहाँ एक बात देख सकते हो कि ये जो मेटल बी है उसका वर्क फंक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से देखो, ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू कम है। तो आप इसको बोलोगे कि भाई यहाँ पर कि जो बी का वर्क फंक्शन है, सॉरी ए का जो वर्क फंक्शन है वो बी के कंपैरिजन में क्या है भैया, ज्यादा है। आप सीधे सीधे देख लीजिए, आप यहां से देख लीजिए भैया, आप देखो ए की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ है और बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ है। तो आप एक बात तो देख ही पा रहे होगे कि हेयर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है वो ए की ज़्यादा है और बी की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है बच्चों, कम है। और जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है
तो वर्क फंक्शन तो क्या होता है, एच न्यू नॉट होता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि वर्क फंक्शन ए का ज़्यादा है और वर्क फंक्शन बी का कम है। ये वाली बात है, आप यहाँ आसानी से समझ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बात कराते हैं। एक और प्यारा क्वेश्चन है, कितने भी क्वेश्चन कर लो फिर तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एक बार, कि वर्क फंक्शन किसी मेटल का दे रखा है 2.31 और जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन होता है जब लाइट इतनी फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट होती है। तो सबसे पहले आप ये निकाल लो प्यारे बच्चों यहाँ पर कि एनर्जी क्या होगी फोटोन की, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ये निकाल लो आप। तो फोटोन, तो एनर्जी अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी है तो हम एच न्यू लगाएंगे और हम इसमें डिवाइड कर देंगे 1.6 10 टू दी पावर -19 से भी। क्यों सर? क्योंकि हम इसको सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें वर्क फंक्शन भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इससे 1.6 10 टू दी पावर -19 से डिवाइड कीजिए और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो इसी से मल्टीप्लाई करना है। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यहाँ से इसी आपको बार बार करना पड़ सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, एच की वैल्यू कितनी होती है 6.6 10 टू दी पावर -34। न्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों, 6.4 10 टू दी पावर दे रखी है कितनी बेटे, 14 दे रखी है। और इसकी वैल्यू है 1.6 10 टू दी पावर -19। चलो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आंसर आएगा बेटे। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पर 1.6 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स। अब 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 6 जा 24, 2 4 6 जा 24 और 2 26, तो 26.4 10 टू दी पावर का हिसाब लगवा लो। 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 19, अब ये 4 और 1 5, -5 + 1 तो मतलब माइनस का 1 बचेगा, पावर बचेगा -1, एक और कम कर लो तो ये आ जाएगी बेटा एनर्जी 2.64 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर ये एनर्जी आई है इंसिडेंट फोटोन की, ये आपके लिए एनर्जी आ गई है। ठीक है बच्चों, ये हो गई एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो सबसे पहले आपसे ये बोला था फाइंड द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, तो नंबर 1 तो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। सेकंड हमसे क्या पूछा है, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी पूछा है हमसे। तो बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा फिर, एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी है 2.64, वर्क फंक्शन है 2.31। सर 4 से बन जाएगा तो 3 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। नंबर 3 आपसे पूछ रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखो प्यारे बच्चों, हम पढ़ सकते हैं कि EV0 इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है माइनस EV0 इज इक्वल टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी है 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सर E से वो E कट जाएगा, ध्यान रखिएगा, कभी भी ऐसे ही सीधे सीधे बना लेंगे, या फिर उसको हम वैल्यू भी पुट कर सकते थे। V0 की वैल्यू हो जाएगी 0. अच्छा माइनस में और आ रहा है -0.33 वोल्ट, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया। तो देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये सब आए हुए PYQ क्वेश्चन है रिसेंट में, मैं आपको बताऊं सिंपल सी बात। तो यहाँ से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बस सीधे सीधे,
आपको छोटी सी कैलकुलेशन करनी है। पहले एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन या रेडिएशन हमने निकाल ली एच न्यू, उसको मैंने 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड किया ताकि वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाए। फिर मैंने मैक्सिमम का एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन से कैलकुलेट कर ली, और लास्ट में फिर मैंने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और ये जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है इसका रिश्ता लिख दिया मैंने यहाँ पर सीधे सीधे आपके लिए, और आपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिया। तो प्यारे बच्चों बताओ, इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए? ठीक है भैया, आगे बढ़ जाए हम आपको लेके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। हाउ वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन फोटो सेंसिटिव सरफेस चेंजेस इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इंक्रीज कर रहे हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहे हैं। पहली बात समझो बेटे, आप ये बताओ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करेगा? भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल तो भैया काइनेटिक एनर्जी पे ही तो डिपेंड करेगा। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी फ्री इलेक्ट्रॉन की, उतना ही हमें ज़्यादा पोटेंशियल अप्लाई करना होगा उसको स्टॉप करने के। तो ये डिपेंड करता है किस पर? काइनेटिक एनर्जी पर, बोले तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, या एनर्जी एच न्यू फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में लिख लो आप इसको। अब बड़ा सिंपल सा खत्म सा मामला है यहाँ पर। आप देख लो कि अगर आपने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया है तो प्यारे बच्चों मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है आपका वो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है आपका वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आप इसी बात को अपने अच्छे से वर्ड में लिख दोगे कि ड्यू टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन ऑल्सो इंक्रीजेस, दैट्स वाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, सो हेंस स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। क्लियर? ऐसे आप लिख दोगे। दूसरा क्या है? इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन पर। तो सर इंटेंसिटी आपने कम कर दी तो उससे क्या होगा? उससे तो इलेक्ट्रॉन्स कम आने निकलने लग जाएंगे, फोटॉन्स कम गिरने लग जाएंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन्स की सेम रहेगी ना। तो आप इसको ऐसे भी लिखोगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल हो प्यारे बच्चों, या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो, ये डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करते, ये एनर्जी पर डिपेंड करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं, ये वेवलेंथ पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करते हैं। क्लियर? इंटेंसिटी पर कौन डिपेंड करता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, वैल्यू ऑफ फोटो करंट डिपेंड करती है। फोटो करंट इन पर डिपेंड नहीं करती और ये उस पर डिपेंड नहीं करते। समझ पा रहे हैं? इंटेंसिटी और फोटो करंट की अपनी अलग मोहब्बत है। स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, इनका अपन अलग रिलेशन है। आप इस बात को ऐसे समझिए, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या बात क्लियर हो गई बच्चों? तो ये बातें आपने सीखी, ये भी हमने पढ़ लिया था। अब आपसे बोल रहे हैं कि किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो आप देख रहे हैं ग्राफ से कि एक ही ज़्यादा हो जाएगी। ये देखो एक क्वेश्चन ऐसा आ सकता है आपके पेपर में, ध्यान से समझिए कि लाइट वेव लेंथ दे रखी है 400 नैनोमीटर और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी दे रखा है। अगर हमने वेव लेंथ को 600 कर दिया है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, आपको कैसे करना है इसको। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है? के मैक्सिमम बताओ पहले क्या होगा? एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन होगा। सही है? तो अगर हम बात करें पहली वाली बात की तो ये हो जाएगा ई वी नॉट इज इक्व टू एनर्जी को लिख लेंगे हम एच सी अपॉन लेमडा
और वर्क फंक्शन को फाई ही रहने देंगे, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता। अब इसके अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, इस ई को भी यहाँ से हटा लेंगे, यहाँ ले आएंगे ई। सबसे पहली बात करवाओ मुझसे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 क्या होगा। तो V1 अपने पास दे रखा है। अब उसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो एच सी अपॉन लैम्डा 1 माइनस फाइव, और V2 कितना होगा प्यारे बच्चों, तो एच सी अपॉन लैम्डा 2 माइनस फाइव। चूंकि वर्क फंक्शन तो दोनों में सेम है, तो हम यहाँ से एक फॉर्मूला बना लिए हैं हैंस, और उस फॉर्मूले को यहाँ ले जा रहे हैं कि V2 माइनस V1 इज इक्वल टू, स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइव से फाइव कट जाएगा, एच सी अपॉन 1 अपॉन लैम्डा 2 1 अपॉन लैम्डा 1। बस प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा V2 माइनस 6 इज इक्वल टू, एच की जगह 6.6 10 टू दी पावर माइनस 34, सी की जगह 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, लैम्डा 2 कितना है 600 है, तो 600 और लैम्डा 1 कितना है 400, नैनोमीटर है, ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू दी पावर प्लस का 9 हो जाएगा वो। ठीक है बेटे, अब सॉल्व करवा लो इसको। यहाँ से V2 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, आप कैलकुलेशन करके V2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने बताया फॉर्मूले वही हैं, बार बार रिपीट होके बातें आ रही हैं, आप इस बात को समझ लीजिए, फॉर्मूले वही हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। क्लियर? ऐसे देखो ये क्वेश्चन आ गया, मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है, न्यू आपको गिवन है 6 इंटू 10 टू दी पावर 14 हर्ट्स, और पावर भी आपको दे रखी है जी 2 इंटू 10 टू दी पावर 3 वोल्ट। बस कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ फोटोन्स, यानी n फाइंड करना है पर सेकंड, बोले तो टाइम भी दे रखा है आपको 1 सेकंड का। कितना प्यारा सा सिंपल सा क्वेश्चन बन जाएगा। सर आप जानते हैं पावर क्या होती है, पावर होती है एनर्जी इनटू टाइम, तो नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू एनर्जी ऑफ ईच फोटोन एच न्यू अपॉन टाइम, ये पावर हो गई। पावर हो गई 2 इंटू 10 टू दी पावर 3, एन हमें निकालना है, एच लिखो 6.6 10 टू दी पावर माइनस 34, और न्यू लिखो 6 इंटू 10 टू दी पावर 14 अपॉन टाइम कितना है 1 सेकेंड। क्लियर हो गई बात है? अब यहां से आप 2 से 2 से इसको कट कर दो बेटा 3 टाइम्स, और n की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। नंबर ऑफ फोटोन्स अपन को फाइंड करने हैं, इन भैया को उधर ले जाओ। अब बताओ यार, पावर इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू ये एच न्यू क्या है, ये है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। अब भाई एनर्जी ऑफ ईच फोटोन में अगर नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी कि नहीं भाई, और एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है पावर, बस लिख लिया हमने पावर, बस हो गया खत्म क्वेश्चन बेटे। तो ऐसे भी हम आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर? ये क्वेश्चन देखो बेटा, आपको ग्राफ बनाना है फोटो करंट में और इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन में, अभी बनाया था हमने इन दोनों के बीच में ग्राफ। यहाँ हमने इंटेंसिटी को रखा था, यहाँ हमने फोटो करंट को रख लिया था, और इंटेंसिटी बढ़ती जा रही थी, फोटो करंट बढ़ता जा रहा था, ऐसे बना था सीधे सीधे। ये क्वेश्चन देखो बेटा, वेवलेंथ आपको दे रखी है, वर्क फंक्शन भी आपको दे रखा है, तो पहले तो आप एनर्जी निकाल लो इंसिडेंट फोटोन की। सबसे पहला काम आप करो कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी एच सी अपॉन लैम्डा, और अगर हम इसमें ई से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एनर्जी किस में हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कर लो तो एच की वैल्यू है
6.6 10⁻⁻34। सी दे रखा है बेटा, अपने को पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा कितना है 2000। एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10⁻⁻10। और साथ में बेटा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 10⁻⁻19। ये बेटा मैंने इसलिए किया है ताकि मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकूं। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लगाएंगे, हिसाब कितनी होगी बोलो। देखो अप्रोक्स में भी कर सकते हो आप इसको, आप तो पूरा भी सॉल्व कर सकते हो। चलो सॉल्व करते हैं। 3 का उसमें करेंगे, पहले 2 से इसको कट कर देंगे बेटे 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3.3। 3.3 का करेंगे तो 9.9 अपॉन 1.6। सॉल्व करेंगे तो 6 टाइम्स कट जाएगा पॉइंट, फिर बचेगा 3। 6 2 टाइम्स कट जाएगा बेटे, और फिर बचेगा 62 के अप्रोक्स में आ जाएगा इसका आंसर, 6.2 के अप्रोक्स में ना। तो ये हो जाएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आ गई इंसिडेंट फोटोन की। अब आप कुछ भी फाइंड कर लीजिए सर। आपको क्या पूछा है सबसे पहले, फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, यानी के मैक्सिमम फाइंड करना है। के मैक्सिमम होता है एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन। एनर्जी है 6.2 और वर्क फंक्शन है 4.2, बोले तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। दूसरा, इंटेंसिटी लाइट की डबल कर देंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा। देखो ये क्वेश्चन दोबारा से आ गया है, और फिर आप बोलोगे कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट में चेंज करने से फोटो करंट की वैल्यू चेंज होती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होता प्यारे बच्चों। तो ये वाली बात तुम फिर से कर सकते हो। क्लियर? आप ध्यान रखोगे इस टाइप के क्वेश्चंस। ये वाला क्वेश्चन तो हमने अभी कर लिया था, वही है, वापस से रिपीट हो गया है ये क्वेश्चन। ये पढ़ो, फोटोन्स ऑफ एनर्जी दे रखी है जो इंसिडेंट होता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है, तो वर्क फंक्शन बताओ। सर स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो आप ये बताना मुझे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी EV0। बोलो ई की, ये हो जाएगी V0 तो 1.5 है, तो ये हो गई 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है 3.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पूछा है आपसे, आपसे पूछा है वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या होगा, एनर्जी माइनस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। वही तो फॉर्मूला है, के मैक्स इक्वल्स टू ई माइनस 5, तो 5 इक्वल्स टू ई माइनस के मैक्स। ई की वैल्यू 3.2 है, ये 1.5 है सर। इसको सॉल्व कर लोगे आप तो ये 5 और 2 7, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी 5। इसको जूल में कन्वर्ट करना है तो इसमें आप मल्टीप्लाई कर लोगे, 1.6 10⁻⁻19 से जूल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या बात क्लियर हो गई आपको? तो इस टाइप की बातें आप यहाँ आसानी से सॉल्व कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अब इसमें लास्ट टॉपिक है हमारा, उसको हम पढ़ते हैं, और वो है मैटर वेव। बाबा डी ब्रोगली ने इसके बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि बेटा कि जितने भी हमारे मैटर होते हैं, रेडिएशन होते हैं, वो सब डुअल नेचर रखते हैं। वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह बिहेव करते हैं, और जब कोई मैटर मोशन में होता है तो फिर वो एक वेव की तरह बिहेव करता है। इस बात को बाबा डी ब्रोगली ने बताया था, और उस वेव को बोलते हैं हम, कौन सी वेव, मैटर वेव बोलते हैं। ठीक है, मैटर, ईच मैटर इन मोशन बिहेव्स लाइक अ वेव, दैट इज कॉल्ड मैटर वेव। ये मैटर वेव जो होती हैं प्यारे बच्चों, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर लेती हैं, स्पेस में भी ट्रेवल कर लेती हैं, विदाउट मीडियम भी ट्रेवल कर लेती हैं, तो इनको हम नॉन मैकेनिकल वेव बोलते हैं। अब यह बात को समझो कि अगर वो मैटर है तो बताओ, फॉर मैटर, अगर वो मैटर है यानी इन पार्टिकल नेचर में है,
तो बताओ पार्टिकल नेचर में उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू mc² हो जाएगी। एंड इन वेव नेचर क्या हो जाएगी? एनर्जी हो जाएगी hc/λ। देन अगर हम दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं, hc/λ इज इक्वल टू mc²। आप देख रहे हो c से एक c कट जाएगा, m इंटू सी। h/λ इज इक्वल टू m इंटू सी हो जाएगा मोमेंटम, जिसको हम p से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपके लिए वेवलेंथ आ जाएगी h/p। p लीनियर मोमेंटम है, h यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट है, जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो इस p के अकॉर्डिंग हमने वेवलेंथ के फॉर्मूले को भी ड्राइव किया है। बड़ी सिंपल सी बात थी इसकी। वेवलेंथ के लिए और भी बातें बन जाती हैं इसमें डी ब्रोगली वेव में, जैसे लैम्डा इज टू हमारे पास हो गया h/p। अब इसे आपने पढ़ा होगा p इज टू mv, मोमेंटम इज टू मास इंटू वेलोसिटी। तो एक और फॉर्मूला बन जाएगा h/mv। मान लो कभी ऐसे पूछा जाए आपसे। आपने भी पढ़ा होगा कि काइनेटिक एनर्जी होती है p²/2m। तो यहाँ से p इज टू क्या हो जाएगा, रूट में 2m के। तो उसके अकॉर्डिंग एक और फॉर्मूला बन जाएगा बेटे h/रूट में 2m के यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि चार्ज पार्टिकल है कोई q चार्ज, और q चार्ज को अगर आपने काइनेटिक पोटेंशियल दे दिया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है q इंटू वी। तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं h/रूट में 2m qv। अब v यहाँ पर ना क्या है, उसका पोटेंशियल है, वोल्टेज है, जो आपने उसको दे दिया है वो पोटेंशियल यानी वोल्टेज है। आप इस बात को ना भूलना बस। ठीक है बच्चों, तो ये सब जितने भी मैंने आपको लिखवाए हैं ये सब इसी के एग्जाम्पल्स हैं कि आप इन सारी बातों को अच्छे से समझ पाओ। आई होप सो कि आपको सारी बातें क्लियर हो पा रही होंगी, आप मेरी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, ये पूरा चैप्टर बड़ा सिंपल सा चैप्टर है और सारी बातें आपसे हो जाएंगी। मैं अपने स्टूडेंट से इस बात को बोलना चाहूँगा, हाफ ईयरली के पेपर में आपका ये वाला चैप्टर भी आएगा तो आप इसको कवर कर लीजिएगा। ठीक है बेटे, मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। और ऐसे मान लो क्वेश्चन आ जाए कि भाई इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो, तो बताओ आप क्या करोगे? लैम्डा इज टू लगाओगे इलेक्ट्रॉन के लिए, h/रूट में लिखोगे 2m और इलेक्ट्रॉन का चार्ज e और साथ में v। सारी वैल्यू जब आप पुट करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 12.27/√v एंगस्ट्रॉम, या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √150/v। एंगस्ट्रॉम समझते हो 10⁻⁻10 मीटर। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाता है। अब तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ जाए, मान लो एक इलेक्ट्रॉन को बोला 100 वोल्ट का पोटेंशियल दे दिया, बताओ उसकी वेवलेंथ क्या होगी? 100 रख दो बस, यहाँ पर खत्म हो गई बात है। समझ पा रहे हैं? तो किसी भी क्वेश्चन को आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, जो बातें मैंने आपको बताई हैं इसके अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें आप लोग कर पाओगे, इसमें कोई बुराई वाली बात तो नहीं है किसी के साथ। आगे बढ़ता हूँ, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको सेंड कर दूंगा, आप एक बार और अच्छे से देख के नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से रेडी कर लीजिएगा इसको बेटे। बहुत ही प्यारा चैप्टर था ये, आसानी से हमने इस चैप्टर को फिनिश किया है। ये देखो थोड़ी सी बातें थी। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ फोटोन एंड अल्फा पार्टिकल टू हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। पोटेंशियल आपको फाइंड करना है अल्फा पार्टिकल का और प्रोटॉन के लिए। पहले मैं आपको बता दूं कि जो अल्फा पार्टिकल होता है, मेरी पहली भी आपसे बातें हुई है, अल्फा पार्टिकल जो है ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसलिए इसके पास जो मास होता है
वो 4 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन, और इसके पास जो चार्ज होता है प्यारे बच्चों, वो आपका डबल होता है चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो चार्ज डबल होता है और मास 4 टाइम्स होता है इस पर। ये वाली बात आपको पहले से पता हो। अब उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बेटे पोटेंशियल के बारे में पूछा है तो हम तो चार्ज के लिए ये वाला फॉर्म लगाएंगे ना, लैम्डा इजकस टू क्या पढ़े हैं, एच अपॉन रूट में 2m/q_v, ये है। अब आप देख पा रहे हो कि यहां पर क्या क्या कांस्टेंट है। पहली बात तो आप स्क्वायरिंग कर दो दोनों साइड, तो 2m/q_v इज इक्व टू एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अरे स्क्वायर कर देंगे ना बेटा, उसको धर लिया, इसको धर ले गए फिर। अब यहां देखो 2 कांस्टेंट है और ये पूरा सिस्टम कांस्टेंट है। ये देखो ये भी कांस्टेंट है बोला है। तो आप यहां से ये नहीं बोल सकते कि v प्रोपोर्शनल टू अपॉन में m इंटू क्यू। v क्या है सर, आपका पोटेंशियल है, और वो मास और चार्ज के प्रोडक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी। बस ये वाली बात ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। v किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। v किसके लिए, अल्फा के लिए। इसको उल्टा कर दो मास को, मास अल्फा अपॉन मास प्रोटॉन इनटू चार्ज अल्फा अपॉन चार्ज प्रोटॉन। बस अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटे। मास अल्फा ये से 4 टाइम्स कर जाएगा क्योंकि उसका 4 टाइम्स होता है, और ये इससे 2 टाइम्स कर जाएगा, तो 4 2 जा 8, तो आंसर आ गया 8:1। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके लिए पोटेंशियल की बातें हो गई जो आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है। कोई भी कॉन्सेप्ट यहाँ से छूटना नहीं चाहिए, आपका क्लियर रहनी चाहिए सारी बातें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था और हमने आसानी से इसको फील किया है। ठीक है बच्चों, कंसीडर अ न्यूट्रॉन का मास दे रखा है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था, तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लेंगे। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लीजिए इतने सारे क्वेश्चंस में। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से मैंने आपको इस पूरे चैप्टर को अच्छे से समझा दिया है। इसकी सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं, क्या क्या बातें इसमें होती हैं, और आपको इसके नोट्स बना लेने हैं। इसकी पीडीएफ भी मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और सारी चीज़ें अच्छे से फील कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट शॉर्ट में और दूसरे चैप्टर के साथ। बस कोशिश यही है जितना आपको पढ़ाया जा रहा है वो सब आप अच्छे से रिवाइज करते चलें। क्वेश्चंस की भी लगातार हम आपके सामने प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि आप सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ जाओ। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ते रहें हमारे साथ। जय हिंद।